हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हमारा क्या होता है और किस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो देखिए बढ़ते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले हम दो बातों को हम समझ लेते हैं। एक तो सब मैट्रिक्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सब मैट्रिक्स और सेकंड हमारा डिटर्मिनेंट। ये दो बातें हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। भाई सब मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट, हम किस प्रकार की मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। राइट, तो सब मैट्रिक्स समझ लेते हैं। पहले मैंने मान लीजिए पहले एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 -1 0 2 5 9 6 3 4 8 7 4। राइट, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने 1 2 3 4। इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है हमारा 3/4। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हम कभी कभी हम बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है। ऑर्डर कितना है n, आपने सिंपली लिखा देखा होगा बुक्स में ऑर्डर n है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर n का मीनिंग है n/n। जनरली हम स्क्वायर जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसको हम ऑर्डर n बोलते हैं, लेकिन रियल में होता है हमारा n/n। लेकिन जो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर नहीं है तो उसको हम कंप्लीट बोलते हैं 3/4 5/3 जो भी है 9/4, जिस प्रकार से भी है। अगर स्क्वायर नहीं है तो अब सब मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए के कुछ रो और कॉलम्स को छोड़ दें, उनको इग्नोर कर दें, तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस 4th कॉलम को छोड़ देता हूं C4 को और इधर हम छोड़ देते हैं R3 को हम छोड़ देते हैं। इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने इग्नोर कर दिया, तो हमें एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। ऑर्डर हमें वही रखना है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना। आप ऐसे नहीं कर सकते इसको इधर बिठा दें, इसको इधर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। हमें ऑर्डर वही रखना होगा। हमने इसको छोड़ा है कॉलम 4 को और रो 3 को, तो हमें मिलेगा 3 -1 0 5 9 6। तो बी जो है वो मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2/3। 2 रोज हैं और 3 हमारे कॉलम्स हैं। तो हम इस बी को बोलेंगे मैट्रिक्स बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब बी क्या है हमारा मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है। ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि सब मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम रैंक वगैरह को फाइंड करते हैं। लेकिन जब हम रैंक फाइंड करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, हम हमेशा स्क्वायर सब मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, स्क्वायर, ना कि हम नॉन स्क्वायर सब मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। हमने बता दिया नॉन स्क्वायर सब मैट्रिक्स भी होती हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स भी होती हैं। लेकिन जब हम रैंक के लिए रैंक फाइंड करते हैं, रैंक को फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स को लेना होता है। जैसे मैं एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स को ले रहा हूँ, मान लीजिए हम केवल कॉलम 4 को इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग कॉलम 4, तो हमें क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा 3 -1 0 5 9 6 4 8 7। ये क्या है, ये भी एक सब मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर सब मैट्रिक्स किसका, मैट्रिक्स ए का। राइट, और इन स्क्वायर सब मैट्रिक्स की हेल्प से ही हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करते हैं। किस प्रकार से फाइंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ते हैं जरा। देखिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स को हमने समझ लिया। अब हमें समझना यह है कि मैट्रिक्स ए का सबसे बड़ा सब मैट्रिक्स क्या होगा। भाई जैसे आपने सेट्स पढ़े थे,
तो किसी भी सेट का सबसे बड़ा सेट क्या होता है, सॉरी सबसेट क्या होता है, खुद सेट। मतलब अगर हम पूछते हैं सेट ए का सबसे बड़ा सबसेट कौन सा होता है, तो वो खुद ए ही होता है, ए इटसेल्फ। तो इस मैट्रिक्स ए का सबसे बड़ा सब मैट्रिक्स ये खुद एक मैट्रिक्स ए ही होगी। मतलब एक मैट्रिक्स खुद की सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स होती है। कोई भी मैट्रिक्स अपने आप की सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स होती है, उससे बड़ी कोई सब मैट्रिक्स नहीं हो सकती। मतलब इसके इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या हुआ कि हम उस मैट्रिक्स को भी उसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं, राइट। नंबर 2 अब हम बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। अब हम बस थोड़ा सा समझना है, डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार के मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, नहीं, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, मतलब नॉन स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है। हम केवल डिटर्मिनेंट उन मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं जो हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स सी है जो कि मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। बस इतनी सी बात समझ लेनी है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करनी है आपको रैंक फाइंड करने के लिए। लेकिन ये हमारा फंडामेंटल मेथड है, और भी हमारे मेथड्स हमारे आएंगे, राइट। फंडामेंटल हमारा यही से समझना होगा आपको। हमेशा आपको क्या देखना, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब हम रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स एक ऐसा सब मैट्रिक्स मैक्सिमम ऑर्डर का, एक ऐसा सब मैट्रिक्स मैक्सिमम ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स, लेकिन स्क्वायर सब मैट्रिक्स मैक्सिमम ऑर्डर का जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। क्या डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, एक ऐसा सब मैट्रिक्स मैक्सिमम ऑर्डर का। मैक्सिमम ऑर्डर हमने दे दिया आर, आर का मीनिंग क्या, आर बाई आर। आर हम मैक्सिमम ऑर्डर आर बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या, आर बाई आर हो गया ना। तो इस ऑर्डर आर को एक, देखिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, मैक्सिमम ऑर्डर कितना आर, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो हम इस आर को बोलते हैं हम क्या, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बशर्ते है कि वो जो ऑर्डर है वो मैक्सिमम होना चाहिए और उस ऑर्डर पर हमारी उस सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। 1 मिनट के लिए हमें पहुंच करना पड़ेगा, 1 मिनट। देखिए इस बात को केवल आप माइंड में फिक्स कर लीजिए एकदम। आपको क्या करना है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स फाइंड करनी है। या तो भाई सबसे पहले तो उस भाई मैट्रिक्स एक खुद की सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स है ना, तो पहले तो इसी के लिए चेक कर लेंगे, लेकिन इसके लिए तभी तो चेक करेंगे जब ये स्क्वायर हो। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे बड़े ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और जितना डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, उसी वही ऑर्डर सब मैट्रिक्स का रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए हमने इसका सब मैट्रिक्स निकाला जिसका मैक्सिमम ऑर्डर मान लीजिए आर क्रॉस आर आया और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो रैंक हमारी आर हो जाएगी। और साथ साथ एक बात और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए मैं अब आपको ना यहाँ से देखो, आर से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, आर क्या है ना, हम रैंक को आर से डिनोट करते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/4 है। तो हम इस ये जो मैट्रिक्स है खुद की सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स है, तो इसका तो हम डिटरमिनेंट निकाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम ऑर्डर का सब मैट्रिक्स कितने बाई कितने का हो सकता है। एक तो हो सकता है 3/3 की, 3/3 का मैक्सिमम स्क्वायर सब मैट्रिक्स आपको मिलेगा। कितने मिल सकते हैं, 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम लीजिए, सेकंड थर्ड फोर्थ लीजिए, थर्ड फोर्थ फर्स्ट लीजिए। इस प्रकार से देखें तो कई हमें 3/3 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स मिल जाएंगे और उनका डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए किसी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया और अभी आप चेक कर रहे हैं 3/3 ऑर्डर के लिए, अगर आपने 3/3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स निकाली
और किसी एक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कहलाएगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, अगर 3/3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स आपने फाइंड की और उन सभी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 का सब मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया डिटरमिनेंट, तो उसका रैंक मैट्रिक्स का 2 हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो फिर हम 1/1 का, और 1/1 में हम क्या देख रहे हैं कि केवल सिंगल एलिमेंट को चेक करना है, वो तो कम से कम एक हमें नॉन जीरो मिल सकता है, राइट। तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो स्क्वायर है या नॉन स्क्वायर है। अगर नॉन स्क्वायर है तो हम उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर है तो मान लीजिए अगर ये नहीं होता इसमें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता, तो पहले हम इसी का डिटरमिनेंट निकालते और इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता तो इसका रैंक 3 हो जाता। और यदि 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसका रैंक 3 से लेस होगा, मतलब लेस देन 3 होगा। अभी आप ना इसको एक एग्जांपल से समझिए, देखिए इसको ना आप एग्जांपल से समझिए। आप एग्जांपल हम बुक से ही लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, बुक से ही ले लेते हैं। देखिए जैसे ये है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये हमने ले लिया। पहले तो हमने 3/3 ऑर्डर का ले लिया, बुक में ही गिवन था हमें 1 2 3 2 1 0 एंड ये 0 1 2, राइट। ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, हमने नाम दे दिया कि भाई ये हमारा मैट्रिक्स ए है, राइट। अब हमें सर रैंक फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि क्या हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर है। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1 × 2 - 0 -2 × 4 - 0 + 3 × 2 - 0। तो ये हमें मिल जाएगा 2 - 8 + 6 = 0। मैट्रिक्स ए खुद की सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। किस ऑर्डर पे आया है? 3/3 पर। इसका मीनिंग क्या है कि इसका रैंक 3 नहीं होगा बल्कि लेस देन 3 होगा। तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, क्योंकि 3/3 ऑर्डर पर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो 3/3 है ना इसका ऑर्डर, तो इसका रैंक 3 से लेस होगा। नंबर 2, एक बात याद रखना है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज मतलब किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी या फिर लेस होगी। नंबर ऑफ रोज से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, या तो इक्वल होगा या फिर लेस होगा, राइट। तो इसका मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3/3 ऑर्डर पे हमने चेक कर लिया, डिटरमिनेंट 0 आ गया, लेस देन 3 हो गया। अब हम 2/2 की सब मैट्रिक्स लेंगे। 2/2 का हमने कोई, आप या तो आप अपने सिक्स सेंस का यूज करिए और आप एक ऐसा 2/2 का सब मैट्रिक्स फाइंड कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। 2/2 का ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पहले वाला सब मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 2 1 वाला, तो हमें क्या मिलेगा,
सब मैट्रिक्स हमने ले लिया, सब मैट्रिक्स हमने लिया कौन सा, 1 2 2 1 है ना, इसको नाम दे दिया ना बी, और मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो मुझे मिल गया 1 - 4 इज इक्वल टू -3 विच इज नॉन जीरो। हमें नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है डिटर्मिनेंट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नॉन जीरो आना चाहिए। अब 2/2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका रैंक 2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा होता कि इसके 2/2 के सारे सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता तो फिर हम 1/1 का चेक करते, और 1/1 में केवल सिंगल एलिमेंट को चेक करना है कि क्या कोई एलिमेंट नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो तो नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया तो उसका रैंक फिर 1 हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे प्रोसेस को। अगर स्क्वायर सब मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता तो रैंक 3, 0 आ गया तो 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे और उनके लिए चेक करेंगे। हमने 2/2 का मैट्रिक्स लिया सब मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक 2 हो गया। अगर यहीं पर ऑर्डर 3/4 का होता तो हम 3/3 के जितने भी सब मैट्रिक्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट निकाल करके देख लेंगे, अगर कोई नॉन जीरो आता है तो उसका रैंक 3, और अगर 0 आता है तो फिर हम 2/2 के लिए चेक करेंगे। यही हमारा प्रोसेस है, ये हमारा फंडामेंटल रूल है। तो रैंक हमें, अगर हम देखें तो रैंक हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि मान लीजिए रैंक इसका 3 है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 3 है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हमारा 3 है, तो ये हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि इस ऑर्डर पर उसकी कम से कम एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, कम से कम एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। रैंक हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि उस ऑर्डर पर कम से कम एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। राइट, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम, ये तो हमारा फंडामेंटल मेथड है भाई, इस प्रकार से हम किस प्रकार, भाई मान लीजिए किसी का ऑर्डर 4/4 हो गया तो हमारी बहुत सारी सब मैट्रिक्स बनेंगी। इसके लिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं, ये तो हमारा फंडामेंटल हो गया कि हाँ भाई पहले तो मान लो 3/3 का है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, 4/4 के लिए भी चलो कर लेंगे एक बार, लेकिन 5/4 का हो गया तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कितने मेथड हैं हमारे यहाँ पर बीएससी में रैंक फाइंड करने के लिए। राइट, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड, हमारा ऐसे ही लेते जा रहे हैं 1 2 3 2 4 5, हमने इसको भी नाम ए दे दिया। तो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। कितना है इसका ऑर्डर, 2/3। स्क्वायर तो है नहीं, इसका डिटरमिनेंट तो निकाल नहीं सकते। इसका मीनिंग क्या, अब हमें 2/2 के सब मैट्रिक्स हमें लेने होंगे, 3/3 को तो ले नहीं सकते क्योंकि 3/3 का लेंगे तो इससे ज़्यादा ऑर्डर हो जाएगा। राइट, तो हमने 2/2 का एक हमने मैट्रिक्स लिया। मान लीजिए सबसे पहले इसी को ले लेते हैं 1 2 2 4। राइट, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये मिलेगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। आपको केवल इसको देख करके नहीं बोलना है कि आप इसका रैंक लेस देन 2 होगा, 2/2 के सभी सब मैट्रिक्स के लिए चेक करना होगा। अब नेक्स्ट हमने लिए, मान लीजिए ये वाला ले लिया हमने 2 4 3 5। तो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो 10 - 12 इज इक्वल टू -2 इज नॉन जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है, 2/2 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स हमें मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो इसका मीनिंग क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 हो गया। राइट, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहीं पर। अब देखिए एक पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, और भी मिलेंगे तो देख लेंगे जैसे भी मिलेगा। क्वेश्चंस भी ले लेंगे, चलो
जैसे मान लीजिए चलो इसको ले रहे हैं, ठीक है ना, देखो इसे ले रहे हैं हम, ये ले लिया हमने मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। इसका ऑर्डर कितना है भाई? इसका ऑर्डर है 3/4। तो इसका तो हम डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते मैट्रिक्स ए का, तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से जो बनेगा मैट्रिक्स, इसको हम ले लेते हैं। ये बनेगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हर बार डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं वो एक्सपेंड करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक्सपेंड करके। लेकिन आप यहाँ पर एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं और बिना एक्सपेंड किए भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट रो को सेकंड रो में ऐड कर दें, भाई ये आपने पढ़ा था ना, किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रो इक्वल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। दो रोज इक्वल हैं तो, जैसे अब मैं इसको पहले डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ। ये आपने प्रॉपर्टीज आपके साथ पढ़ी होगी 1 2 3। अब हमने ये डिटर्मिनेंट बना लिया तो हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमें क्या मिलेगा? ये डिटर्मिनेंट में लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी में, मैट्रिक्स में लगा रहा, क्योंकि हमने ये दो पैरेलल लाइन खींच देंगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, तुरंत मैट्रिक्स हट जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं मैट्रिक्स का साइन लगाया था और यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट का लगाया है, राइट। तो इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो 9, और ये मिलेगा 2 4 6 3 6 9। ये हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है? R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब R1 जो हमें मिलेगा वो R1 और R2 को ऐड करने पर मिलेगा। और आपने ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी डिटर्मिनेंट में कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा 101%। आप ये देख रहे हैं रो 1 3 6 9, रो 3 3 6 9, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 आएगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? अभी तो हम फिलहाल नहीं कह सकते कि इसका रैंक 3 होगा, अभी नहीं कह सकते। हमें और भी सब मैट्रिक्स के लिए उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अगर मान लीजिए आपने अभी इसको बंद किया, अगर आप इसको बंद करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? देखो यहाँ तो आप डिटर्मिनेंट ऐसे निकाल लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं निकालते तो एक्सपेंड करके निकाल लीजिए। ऐसे 1 को बंद करेंगे 36 माइनस 36 माइनस 2 आएगा 18 माइनस 18 प्लस 3 12 माइनस 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ V हमें मिल जाएगा 0। ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, राइट। अब हम यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखिए आप। अभी तो मैंने कॉलम 4 को बंद किया, अगर मैं कॉलम 3 को बंद करता हूँ तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा 1 2 4 2 6 8 3 6 12। अगर मैं सेम इस वे से इस नई सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वो 0 आएगा। क्यों? इन दोनों को ऐड करने पर ये मिल रहा है, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने पर ये मिल रहा है, और इन दोनों को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो 3/3 ऑर्डर के जितने भी आप सब मैट्रिक्स लेंगे उनका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। आप अगर मान लीजिए आप इसको बंद करते तो ये 3 ये 9 ये 12, तो फिर से इस रूल से, राइट। तो 3/3 के जितने भी आप सब मैट्रिक्स लेंगे 3/3 ऑर्डर के, उन सभी का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ
all the submatrix of order 3 by 3, determinant of all the submatrix of order 3 by 3 is equal to 0. इसका मीनिंग क्या है? रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3. यहां पर हमने ये बात बोल दी कि हाँ भाई रैंक ऑफ ए जो होगा वो 3 होगा. अब 2 by 2 के सब मैट्रिक्स निकालेंगे. 2 by 2 के लिए ऐसे चेक कर लेते हैं. देखिए 2 by 2 का ये वाला लेंगे आप तो 4 - 4 0 हो गया, 12 - 12 0, 24 - 24 0, 12 - 12 0, 36 0, 72 और 72. अब सेकंड रो को बंद कर लीजिए. 6 - 6. अब इसी तरह 2 by 2 के भी जितने भी सब मैट्रिक्स लेंगे सभी का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है. ओरली चेक करने पर हमने देख लिया. देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज लेस देन 2. रैंक जो है लेस देन 2 हो गई. अब 1 by 1 का 1 by 1 में क्या चेक करना है? केवल सिंगल एलिमेंट को चेक करना है. सारे नॉन जीरो तो हैं और हमें तो कम से कम एक चाहिए, एटलीस्ट 1. और एक को हम देख रहे हैं तो एक नॉन जीरो एलिमेंट है. इसका मीनिंग क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हमको मिल जाएगा 1. रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना मिल जाएगा? 1. जरा आगे बढ़ते हैं. देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए. ये हमारा एग्जाम्पल ही है. जैसे ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ चला गया? ये रहा. अब इसमें थोड़ा सा हमें स्ट्रेस देना होगा दिमाग को. कैसे देना होगा स्ट्रेस? यहाँ पर हमें ऑलरेडी रैंक हमें गिवन है. अब रैंक गिवन है तो फिर इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? भाई हमें रैंक गिवन है तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये थोड़ा सा माइंड पर आप स्ट्रेस दीजिए. ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है शायद. अंडर व्हाट कंडीशंस द रैंक of the following matrix is 3. मतलब किस वो कंडीशंस क्या होंगी, वो कंडीशन क्या होगी जिसके लिए ये जो मैट्रिक्स के इसकी रैंक 3 हो जाए. 2 4 2 2 1 2 1 0 x. राइट. भाई किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो ये बताता है कि उस ऑर्डर पर उसकी कम से कम एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. अगर इसकी रैंक 3 है और इसकी सबसे बड़ी जो सब मैट्रिक्स है वो खुद ए है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, तो इसकी रैंक 3 होने के लिए इसके डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा, तभी तो इसकी रैंक 3 होगी. अगर इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 by 3 है वो खुद ए है, तो हमें क्या करना होगा कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसे नॉन जीरो पुट कर देंगे, तभी तो इसका रैंक 3 होगा. भाई रैंक 3 कब होगा? जब 3 by 3 ऑर्डर का कम से कम एक सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो हमें मिलना चाहिए, और हमें ऑलरेडी रैंक 3 गिवन है. तो इसका मीनिंग क्या है कि 3 by 3 का एक सब मैट्रिक्स हमें 100% मिलना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. तो हमें एक ही मिल रहा है, वो खुद ही ए का सब मैट्रिक्स खुद ए ही है सबसे बड़ा जिसका ऑर्डर 3 by 3 है. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो ये हमें मिलेगा 2 × x - 0 -4 × 2x - 2 + 2 × 0 - 1
राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल गया 2x माइनस 8x प्लस 8 माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल गया माइनस 6x प्लस 6, राइट। इसका रैंक 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो सिंस rank of A is equals to 3, therefore determinant of A is not equals to 0, means determinant of A not equals to 0, means ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो माइनस 6x प्लस 6 is not equals to 0, means 6 is not equals to 6x, x is not equals to 1, x कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं कंडीशन क्या आ रही है, x कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता अगर इसकी रैंक को 3 होना है तो। अब इसी तरह बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर x की जगह कुछ और डाल देते हैं कि भाई अगर अब यहाँ पर हम सेम कंडीशन डाल देते हैं कि व्हाट अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। तो हम क्या करते हैं, सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0, और ये 0 होना चाहिए था। अब 0 होता तो हमें क्या मिलता, माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स x इक्वल्स टू 1 मिलता रैंक 2 होने के लिए। और 3 होने के लिए x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमें स्ट्रेस देना होगा माइंड को, राइट। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ये सारे क्वेश्चन सब कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से ले रहे हैं हम। जैसे देखिए ये है, फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक of the matrix A is equals to 1 5 4 0 3 2 V 13 10 is 2। मतलब V की वैल्यू वो क्या होगी जिसके लिए इसकी रैंक 2 हो जाए, तो वो क्या होगी भाई, इसका डिटर्मिनेंट 0 रख दीजिए आप। अगर नॉन जीरो लेंगे तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी, और रैंक अगर आप इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो रखते हैं तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, और रैंक 2 हो जाएगी। साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं भाई रैंक 2 है तो 2/2 का कम से कम एक हमें सब मैट्रिक्स तो मिलना चाहिए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, वो हमें मिल ही रहा है 10 - 12। तो इसका डिटरमिनेंट 0 रख देंगे और वहाँ से आप बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, राइट। डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, बी का वैल्यू आपको 2 आपको मिल जाएगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन है इसमें, निकाल सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, थ्योरम मान लीजिए या क्वेश्चन मान लीजिए, बात एक ही है, ये अच्छा है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए पहले लिख लेते हैं इसे, टाइम लग जाता है फिर। देखिए नेक्स्ट हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है हमारा। एक दो फॉर्मूले हमारे क्लास 12 के हैं। आपने क्लास 12 में आपने सीखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हमने किस प्रकार से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 12 में जो डिटर्मिनेंट था उसमें लास्ट वाली एक्सरसाइज थी, आप देखेंगे ध्यान से क्लास 12 में। तो प्रूव दैट द पॉइंट्स x1/1, x2/2 एंड x3/3 आर कोलिनियर। ये हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज लेस देन 0। तो हमें पहले इनको कोलिनियर लेके चलेंगे और शो कर देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3 है, और फिर हम रैंक ऑफ ए लेस देन 3 लेके चलेंगे और शो कर देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ आ रहा है ना, एक वीडियो और बनाया था हमने, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग बताया था। पहले आपको सीधे जाना है, फिर आपको एकदम सेम उल्टा जाना है, राइट। तो पहले हम लेके चलते हैं कोलिनियर। तो अच्छा, जब हमें 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। आपका ये फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट वही बता देंगे अभी। तो प्रूफ हम इसका समझेंगे। देखिए हम पहले ये लेके चल रहे हैं, लेट पॉइंट्स
x1y1 कॉमा x2y2 एंड x3y3 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई ये एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसका एरिया 0 है। भाई कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या, उनके द्वारा फॉर्म जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। ये आपने पढ़ा होगा। भाई ये मान लीजिए हमारे 3 पॉइंट्स हैं ए बी और ये सी, तो जैसे ये पॉइंट नीचे की तरफ आता जाएगा तो इसका जो एरिया है वो रिड्यूस होते चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ये पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, तुरंत इसका एरिया 0 और हमारा जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हम किस प्रकार से फाइंड करते थे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारा फॉर्मूला होता था देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कोलिनियर है तब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। 0 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 0 और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा ये होता है, तो दोनों का इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हाफ ऑफ x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 is equals to 0 means x1y1 1 x2y2 1 और x3y3 1। ये डिटरमिनेंट 0 हो गया। और ये जो डिटरमिनेंट है किस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट है भाई, ये जो अगर मान लीजिए सिंस भाई डिटरमिनेंट of the matrix x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब हमने यहाँ पर इसको डिटरमिनेंट लिखा है, यहाँ पर डिटरमिनेंट है, यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो कितना है 0 है। इसका मीनिंग क्या है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा। क्योंकि यदि मान लीजिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा। केवल हमें लेस देन 3 शो करना है। अगर ये नॉन जीरो आता तो इसका जो रैंक है वो 3 हो जाता। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is less than 3। ये तो हमने सीधा सीधा पहले शो कर दिया। अब उल्टा जाएंगे, अब हम ये लिख चलेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 है। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 3 है। सेम वही प्रूफ है, यहाँ से उल्टा चलेंगे ये मिल जाएगा हमें सेम। देखिए अब हम क्या लिख रहेंगे, लेट, यहां से हम इसका उल्टा शो कर रहे हैं कन्वर्स। लेट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन, इस मैट्रिक्स ए का लेस देन 3। मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो लेस देन 3 है। अब 3 इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को 0 पुट कर दीजिए आप। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और हाफ से इधर, तो ये तो हमारा हो जाएगा 0। और ये क्या है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? देयरफॉर पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 आर कोलिनियर। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। देखिए एक्सरसाइज 1 में जो भी क्वेश्चन है आप उनको निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, और जो भी ना होगा वो उस पर हम वीडियो बना देंगे, राइट। अब बस केवल इतना और समझ लेते हैं कि हमारे मेथड कितने हैं रैंक फाइंड करने के लिए। देखिए ये तो हमारा एकदम फंडामेंटल रूल था रैंक को फाइंड करने के लिए। हम हमेशा कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं केवल उन्हीं को फाइंड करते हैं इससे, वरना आपसे जो बुक में पूछा जाएगा फाइंड द रैंक, तो आपको अब जो मैं बताने वाला हूँ इन दोनों मेथड से आपको रैंक निकालनी है। दो हमारे मेथड हैं, पहला हमारा है एसेलॉन फॉर्म और सेकंड है हमारा नॉर्मल फॉर्म। देखिए अब क्या क्या, ये तो हमारा फंडामेंटल मेथड हो गया भाई कि हम जो है रैंक को जो फाइंड करते हैं वो सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 5x5 का कोई मैट्रिक्स है या फिर 4x4 का है तो हम उसके सभी सब मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मेथड हमारा लॉन्ग। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है हमारे यहाँ पर। बीएससी में आप दो मेथड आप पढ़ेंगे। सबसे पहला तो हमारा एसेलॉन फॉर्म टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एसेलॉन फॉर्म है, और सेकंड है हमारा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी बोल देता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, है ना, क्योंकि इस नाम से आता है तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं भाई नॉर्मल फॉर्म से हमने पढ़ा है, कैनोनिकल फॉर्म कौन सा है हमारा, राइट। एसेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये दो हमारे मेथड है टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए ये हमारे यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है। अभी तक जो हमने सीखा उसको सीखना जरूरी था इनको समझने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी कुछ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं और उनका भी हम यूज करेंगे। अभी आप देखना, अगर आपको फंडामेंटल आपको मालूम है तो बहुत सारी जगह हम उनका यूज करते हैं इनडायरेक्टली हम यूज करेंगे। कहाँ करेंगे? वो हम करेंगे लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैंक के बाद, राइट। मुश्किल से 10-15 वीडियोज में हम खत्म कर देंगे पूरे रैंक को, राइट। खत्म करने का प्रयास करेंगे, गारंटी नहीं है, प्रयास करेंगे पूरा, राइट। एसेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, अब हम पहले समझ लेते हैं एसेलॉन फॉर्म हमारा होता क्या है। एसेलॉन फॉर्म, अब मैं कुछ फॉर्म्स में लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ जिनकी हेल्प से हम एसेलॉन फॉर्म को समझने का प्रयास हम करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले मैंने फॉर्म लिखा ये वाला 1 2 3 4 0 1 5 9 0 0 0 0, राइट। और भी मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया, चलिए सेकंड 0 1 5 9 0 0 2 3 0 0 0 1, राइट। थर्ड मैंने लिखा 0 2 3 -4 0 0 0 5 0 0 0 0, राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा 0 0 5 9 0 1 2 8 and 0 0 5 8 5 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और भी हम एक दो लिख ले रहे हैं, ये यहाँ पर हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारा फॉर्म आ गया ये वाला, मान लीजिए
0 0 0 3 1 0 0 2 3 0 0 0 0। राइट, अब हम जरा समझने का प्रयास करते हैं एप्सिलॉन फॉर्म को। हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पर जो मैंने मैट्रिक्स लिए हैं उन सभी में आप देख रहे हैं ऑर्डर हमारा जो कितना है, मैक्सिमम जो है 3/4 का है हमारा ऑर्डर। कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 1 2 0 0 4 एंड 0 0 0, ये हमने 3/3 का भी ले लिया है। बहुत सारे टाइप के ऑर्डर आप मिलेंगे। तो नंबर एक तो ये एक ऐसा रो जिसकी ऑल एंट्री 0 है, एक ऐसा रो जिसकी सारी एंट्री 0 है, वो सबसे नीचे आना चाहिए। जैसे यहां पर अब मिल रहा है, ये रो हमारा ऐसा है जिसकी सारी एंट्री 0 है, वो सबसे नीचे आना चाहिए। पहली बात एप्सिलॉन फॉर्म में। राइट, एक ऐसा रो जिसकी सारी एंट्री 0 हैं, वो मैट्रिक्स में सबसे नीचे आना चाहिए एप्सिलॉन फॉर्म के लिए। और नंबर 2 के नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसे मान लीजिए इस सेकंड रो की बात करें हम, तो इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट हम इसे मानेंगे, पहला नॉन जीरो एलिमेंट इसे मानेंगे, ना कि इसे मानेंगे। राइट, पहले हम इसे मानेंगे, राइट, इसको मानेंगे। तो इससे पहले कितनी जीरो है, 1। यहाँ पर कितनी जीरोज है, 1। यहाँ पर कितनी है, 4 हो गई। तो यहाँ पर जितनी जीरोज हैं उससे नीचे इससे ज़्यादा जीरो आने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितनी जीरोज थी, 1। यहाँ पर कितनी है, नॉन जीरो एलिमेंट से, नॉन जीरो एलिमेंट से पहले यहाँ कितनी है, 2। यहाँ कितनी हो गई, 1 2 3। ऑर्डर यही होना चाहिए। फर्स्ट रो में अगर एक जीरो है तो सेकंड में 2 होनी चाहिए, और थर्ड में एक अधिक होनी चाहिए, कम से कम एक अधिक होनी चाहिए। 1 2 3। अगर यहाँ 4 भी हो जाती कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर एक नहीं 2 अधिक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3 थी, यहाँ 4 हो गई, 4 हो गई। ठीक है, एप्सिलॉन फॉर्म है ये हमारी। कौन सी फॉर्म है, एप्सिलॉन फॉर्म। अब कौन सी हमारी एप्सिलॉन फॉर्म नहीं होगी, जैसे मान लो इसको देख रहे हैं, यहाँ पर 2 जीरोज है तो यहाँ पर 1 हो गई, फिर यहाँ 2 हो गई, यहाँ पर फिर से हमारी 2 हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 जीरोज पहले ऊपर है, फिर नीचे 1 जीरो आ गई, फिर 2 आ गई, तो ये हमारी एप्सिलॉन फॉर्म नहीं कहलाएगी। इस टाइप से हमारी एप्सिलॉन फॉर्म नहीं कहलाएगी। अब जैसे हम देखो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 जीरोज है, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 2 जीरोज आ गई, ये फिर 3 आ गया, फिर 2 जीरोज, ये हमारी एप्सिलॉन फॉर्म नहीं है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो हो गई, यहाँ पर 3 जीरोज हो गई। इसका मीनिंग क्या, ये हमारी एप्सिलॉन फॉर्म है। क्या है हमारी ये एप्सिलॉन फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, अब हमें समझना क्या है यहाँ पर। देखिए, अब हमेशा आपको क्या ध्यान क्या रखना है आपको, कि हम जो जीरोज काउंट करते हैं, जो जीरो काउंट कर रहे हैं कि भाई किस रो में कितनी जीरो है, वो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले काउंट करेंगे। मतलब ये हमारा 1 था, अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो होती तो हम इस जीरो काउंट नहीं करेंगे, इस नॉन जीरो एलिमेंट से पहले वाली जीरोज। इस नॉन जीरो से पहले कितनी जीरोज आ गई, 1। यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितनी जीरोज है, 2। यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितनी जीरोज है, 3। तो जो हमारी जीरो का बढ़ता हुआ क्रम जो होगा वो इस तरह से होगा। अगर फर्स्ट रो में, किसमें, फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द नॉन जीरो एलिमेंट, बिफोर द नॉन जीरो एलिमेंट इज 1। तो सेकंड रो में, अब सेकंड रो में कितना होना चाहिए, सेकंड रो में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 2 होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन थर्ड रो इज इक्वल टू 3 हमारा होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 2 बातें सबसे मेन है हमारी। सबसे पहला, एक ऐसा रो जिसकी सारी एंट्री जीरो हैं, सारी एंट्री कैसी है, जीरो, वो सबसे नीचे आना चाहिए। ये आ गया। नंबर 2, अगर फर्स्ट रो में
नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक जीरो है, तो सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले 2 जीरो होने चाहिए, और थर्ड रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले 3 जीरो होने चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि फर्स्ट में तो 1 है, यहाँ 3 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो और फायदा ना, और ज़्यादा मिल गया आपको, यहाँ पर 3 थी, यहाँ 4 हो गई। लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई यहाँ पर मान लीजिए क्या होता, यहाँ तो 1 जीरो थी, यहाँ 2 जीरो हो जाती, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर अगर 3 रह जाती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पर 6 लिख दें, तो ये हमारी एशेलन फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 होनी चाहिए थी नॉन जीरो एलिमेंट से पहले। अगर फर्स्ट रो में 1 जीरो है, तो सेकंड रो में 1 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो होनी चाहिए, फिर थर्ड में 3 जीरो होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा मिल रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये हमारी कैसी फॉर्म है, एशेलन फॉर्म है। ये भी हमारी एशेलन फॉर्म है, ये हमारी एशेलन फॉर्म थी, ये हमारी एशेलन फॉर्म नहीं है, ये हमारी एशेलन फॉर्म नहीं है, ये हमारी एशेलन फॉर्म है, एशेलन फॉर्म, राइट। अब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम कैसे पता लगाएंगे भाई रैंक क्या है। तो रैंक जो होता है हमारा एशेलन फॉर्म में, वो होता है एशेलन फॉर्म में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, जैसे हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये हमारी रो नॉन जीरो रो कहलाएगी 1। इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो 2, इसकी सारी एंट्री 0 है, तो इसकी रैंक हो गई 2। रैंक कितनी हो गई, 2। ध्यान समझिएगा, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें ये हमारा एलिमेंट नॉन जीरो है, तो यहाँ 0 आ रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट से पहले की 0 काउंट की जाएंगी। लेकिन चूंकि इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है, इसमें भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, इसमें भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो तीनों जो हमारी रोज हैं ये नॉन जीरो रोज हो गई। नॉन जीरो रोज, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। रैंक कितनी हो जाएगी, 3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये भी हमारी नॉन जीरो रो है, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसकी रैंक हो जाएगी 3। ये तो हमारी है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ये वाला नॉन जीरो रो हो गया 1, ये वाला नॉन जीरो रो हो गया 2, ये इसमें सारी एंट्री 0 है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें नॉन जीरो रोज कितने हो गई, 2, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। नॉन जीरो रोज आपको चेक करनी है, नॉन जीरो रो कितनी है, राइट। तो ये हमारी 2 मेथड है, एशेलन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूँ, या फिर हम इसको सोच रहे हैं कि एशेलन फॉर्म तो समझना ज़रूरी था, नॉर्मल फॉर्म को ना हम अलग से ही इस पर वीडियो बनाएंगे। अभी ज़रा मैं 1-2 क्वेश्चन देख रहा हूँ जो एशेलन फॉर्म पर हैं, जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। एशेलन फॉर्म को आप इजीली समझ जाएंगे, वो नॉर्मल फॉर्म को, सॉरी। देखिए, अब आप बताइए इसकी रैंक कितनी होगी। एशेलन फॉर्म पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, बताइए जरा आप। 1 1 3 6 0 3 2 2 0 0 0 10। ये मान लीजिए कोई एशेलन फॉर्म ही हमने लिए। देखिए फर्स्ट, अब हमने ये बताया था कि फर्स्ट रो में 1 0 है, तो सेकंड में कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन फर्स्ट में अगर 1 भी नहीं है तो सेकंड में 1 0 मिलनी चाहिए थी, और सेकंड में 1 है तो यहाँ पर 2 मिलनी चाहिए थी, यहाँ 3 मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जितने जीरो हैं वो नीचे की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जानी चाहिए 0। मान लो फर्स्ट में 1 भी 0 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेकंड में फिर हमें 1 मिलनी चाहिए थी, और सेकंड में 1 है तो यहाँ थर्ड में 2 जीरोज मिलनी चाहिए, 2 जीरोज, लेकिन यहाँ 3 मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये हमारा एशेलन फॉर्म है। और
ऐसी कोई रो है जिसकी सारी एंट्री जीरो हो? कोई ऐसी रो नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? ये कैसी रो है? नॉन जीरो रो। कैसी है? नॉन जीरो रो है हमारी ये कैसा है? ये भी नॉन जीरो रो है, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है, 3 है इसमें, तो इसमें भी नॉन जीरो है क्योंकि इसका 10 आ गया ना इसमें, नॉन जीरो। इसका मीनिंग क्या है? इसका रैंक हो जाएगा कितना? 3। अब मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ 0 1 3 6 0 0 0। अब इसको बताइएगा क्या ये एशेलॉन फॉर्म है? यहाँ पर 1 0 है, यहाँ 2 मिलनी चाहिए थी, 3 मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 मिल गई, ठीक है, एशेलॉन फॉर्म हो गया। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2, रैंक विल बी 2। रैंक कितनी हो गई? 2 हमारी रैंक हो गई, राइट। इस प्रकार से हम चेक करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको कि हमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। किस फॉर्म में? एशेलॉन फॉर्म में। एशेलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम उसका रैंक फाइंड करेंगे। अभी तक तो हमने सब मैट्रिक्स की हेल्प निकाला था, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो कितनी सारी सब मैट्रिक्स बनेंगी। एक ये बनेगा, ये बनेगा, इन सभी का सब मैट्रिक्स हम निकालते रहेंगे तो हो जाता है हमारा मेथड लॉन्ग, लेकिन वो हमारा फंडामेंटल मेथड है, उसको समझना जरूरी था। बेसिक तो हमारा वही है कि हम जो है एक्चुअली में हम करते क्या है कि कम से कम हमें एक ऐसा सब मैट्रिक्स मिलना चाहिए जो मैक्सिमम ऑर्डर का हो और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो वो जो ऑर्डर होगा वही उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। और किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा रैंक, या फिर उससे लेस होगा। रैंक हमेशा नंबर ऑफ रोज से लेस होता है या फिर उसके इक्वल होता है। नंबर ऑफ रोज के बड़ा नहीं हो सकता रैंक हमारा, राइट। अब मैं जरा एशेलॉन फॉर्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। हम एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स को हम एशेलॉन फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? तो अब हम ले रहे हैं ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कंप्लीट। देखिए इसको ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा बुक में अपनी में। विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाने आनी चाहिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। Find the rank of the following matrices. Following matrix. हाँ, देखिए इस मैट्रिक्स का हमें रैंक हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एशेलॉन फॉर्म, राइट। तो पहले हमें ये आना चाहिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऐसे लिख लिया है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी लगा सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले क्या है कि हम ऐसे हम मान लीजिए R1 को R3 से R2 से चेंज कर दें, R1 को R2 से, इस रो को यहाँ पर लिख दें और इस रो को यहाँ पर लिख दें। रो को तो 4 5 6 सेकंड वाली रो को मैंने फर्स्ट वाली रो पर लिख दिया और फर्स्ट वाले को सेकंड वाले पर।
तो हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसी तरह हम R1 को R2 से, R2 को R3 से, या फिर R2 को R3 से किसी से भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी रो को किसी अनदर रो से चेंज कर सकते हैं। पहला तो हमारा ये हो गया। किसी भी रो को अगर हम, इसका मीनिंग तो ये हो गया। अब जैसे हमारे लिए नेक्स्ट है हमारा R1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R1। इसका मीनिंग क्या कि हम किसी भी रो को किसी एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। और थर्ड है हमारा कि किसी भी रो को हम किसी अनदर रो में ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी हमने किया था। इसका मीनिंग है R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स में ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब R1 जो हमें मिलेगा वो R2 को ऐड करने में मिलेगा। मीन्स 4 1 5, 5 2 7, 6 3 9, और ये हमारी सेम रहेंगी। केवल जिस रो में आपने ऑपरेशन लगाया है केवल वही रो चेंज होगी, अदर रोज हमारी सेम रहेंगी, राइट। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इन दोनों का एक कंबाइंड मीनिंग निकलता है। कंबाइंड कैसे, जैसे मान लीजिए हम लगा देते हैं R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3 या फिर 2 R3। इसका मीनिंग क्या, R1 में R3 का ट्वाइस डबल ऐड करना है, तो हमें क्या मिलता, हमें ये मिलता R1। देखिए R3 को तो सेम लिख दीजिए पहले, और R2 को लिख दीजिए, क्योंकि हमने इसमें तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है। जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया वो तो सेम रहेगा हमारा मैट्रिक्स, केवल जिसमें लगा रहे हैं हम ऑपरेशन वो चेंज होंगे। तो इसका मीनिंग है R1 में 1 ट्वाइस ऑफ R3, 1 में इसका 2 टाइम्स ऐड करना है, इसका 2 टाइम्स 14 प्लस 1 7, 14 प्लस 1 15। R1 में 2 टाइम्स R3 का, तो इसका 2 टाइम्स 16 प्लस 2 18, इसका 2 टाइम्स यहाँ ऐड करना है। R3 का ट्वाइस R1 में ऐड करना है, इसका ट्वाइस 18, और 18 प्लस 3 21। ये हमारे 3 हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं, हमारे 3 हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके हम इस प्रकार से लगाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और सेम हम कॉलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम इनको अपने सुइटेबल तरीके से हम अप्लाई करते हैं। कैसे सुइटेबल, मतलब कैसे, जैसा हमको चाहिए वो हमें देखना होता है किस प्रकार से हम इन ऑपरेशन को लगाएंगे। ये ऑपरेशन हम लगाते हैं जीरो बनाने के हिसाब से, कि हमें जीरो बनाना है तो हम किस प्रकार से हम इन ऑपरेशन को अप्लाई करें। जैसे भाई एसलॉन फॉर्म में क्या है कि हमें जीरोज बनानी होती हैं। भाई इस एलिमेंट को तो जीरो बनाएंगे नहीं, बल्कि हम इसकी हेल्प से, इस एलिमेंट की हेल्प से इनको जीरोज बनाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ पर आपको जीरो बनाना है, तो आप कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ये सोचिए जरा, ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, उस ऑपरेशन का नाम क्या होगा। ध्यान सुनिए, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं, इसको मैं यहाँ देखिए, कंप्लीट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करते हैं। मतलब ये यहाँ माइनस होगा, ये यहाँ माइनस होगा, ये यहाँ माइनस, ये यहाँ माइनस, तब इस ऑपरेशन का काम कंप्लीट होगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर भी जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1, और सेम में लगाना R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R1। मतलब इस रो को यहाँ पर भी माइनस करना है, फर्स्ट रो को सेकंड से माइनस करना है, फर्स्ट रो को थर्ड में माइनस करना है, फर्स्ट रो को फोर्थ रो में भी माइनस करना है। तो देखिए फर्स्ट रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो हमारा फर्स्ट रो हमारा सेम चलता रहेगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, मैट्रिक्स ए है आपका, राइट। और जो देखो ये साइन हम लगा देते हैं, ये इसका मीनिंग होता है इक्विवेलेंस का। तो इक्विवेलेंस का मीनिंग, जब हम कोई भी ऑपरेशन लगा देते हैं तो हमें जो नई न्यू मैट्रिक्स मिलती है वो इस मैट्रिक्स की इक्विवेलेंस होती है। इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है कि इस मैट्रिक्स का और इस जो आने वाली मैट्रिक्स है उसका उसका रैंक और साइज सेम रहेगा। मतलब जब हम कोई ऑपरेशन लगा देते हैं तो मैट्रिक्स की रैंक और साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। तो 1 1 2 3, इसको माइनस करेंगे तो 0, इसको माइनस करेंगे 2, इसको माइनस करेंगे -2, इसको माइनस करेंगे 0, इसको यहाँ माइनस करेंगे 0,
इसको यहाँ माइनस करेंगे -3, माइनस करना है, इसको यहाँ माइनस करना है -5, इसको यहाँ माइनस करेंगे -6, इसको यहाँ माइनस करेंगे 0 0 0 0। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि हमारी फोर्थ वाली जो रो है वो कंप्लीट 0 बन गई। यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर भी 1 है, और एसलॉन फॉर्म के लिए यहाँ पर अगर नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक 0 है तो यहाँ पर 2 0 आनी चाहिए एसलॉन फॉर्म के लिए। अब हम इसको कैसे बनाएं, देखिए अब हम एक काम कर सकते हैं कि R2 में ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R2, मतलब R2 में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिया। हम केवल R2 में लगा रहे हैं ना, R1 में ना R3 में ना R4, तो बाकी सबको सेम लिख दीजिए। तो इसमें लगा रहे हैं ना ये ऑपरेशन, इसका हाफ कर दिया, हर एलिमेंट का हाफ, तो 0 1 -1 0, और ये सब सेम आएंगे 0 -3 -5 और ये 6 है, और ये हमें मिल गया 0 0। अब देखिए अगर ये फोर्थ रो 0 हो गई तो अब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें एसलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट से पहले 2 0 आनी चाहिए, बस इतना करना है। तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स यहाँ ऐड कर दूँ तो ये 0 नहीं बन जाएगा और एसलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर ऑपरेशन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑपरेशन को, चाहे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2। भाई इसका 3 गुना 3 टाइम्स यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये 0 नहीं बन जाएगा, और यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर 2 0 मिल जाएंगे नॉन जीरो एलिमेंट से पहले, और यही तो हमें चाहिए। यहाँ पर एक 0 तो यहाँ 2 मिल जाए, यहाँ पर 3 मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 1 2 3 0 1 -1 0, इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 0, इसका 3 टाइम्स ऐड करना है तो -8 हो गया। ध्यान से देखना होता है, अगर यहाँ मिस्टेक होगी तो पकड़ नहीं पाएंगे आप, -6, क्योंकि 0 का 3 टाइम्स 0 रहेगा, ये 0 0 ये 0 ये 0, ये हमारा एसलॉन फॉर्म बन गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 1 0 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अगर इसके बाद ये यहाँ पर एक 0 बन गया, यहाँ 2 बन गया, यहाँ पर 4 बन गया, ये हमारा एसलॉन फॉर्म बन गया, राइट। अगर यहाँ के बाद अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 जो बिगड़नी नहीं चाहिए, जैसी बन गई है वैसी रहनी चाहिए। अगर आप कोई और ऑपरेशन लगा रहे हैं और बिगड़ रही है 0, इसका मीनिंग क्या, आप कोई गलत ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 1 2 3, जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है वही नॉन जीरो रो है, तो 3 आ गई। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से कितनी आ गई, 3। चेक कर लेते हैं ना रैंक कितनी आ रही है इस मैट्रिक्स की। इसकी तो भाई कहाँ रह गया ये क्वेश्चन, 1 1, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, हाँ इसकी रैंक 3 आ रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, राइट। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म कहलाता है एसलॉन फॉर्म, राइट। एसलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे एसलॉन फॉर्म पर, फिर हम नॉर्मल फॉर्म पर बना देंगे, राइट। ये आपको समझ लेना। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव और, क्योंकि हमें एसलॉन फॉर्म जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे एसलॉन फॉर्म हमें एकदम कंप्लीट हमारे माइंड में सेट हो जाएगी, हाँ भाई ये है एसलॉन फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए बाई चांस ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट और पुट कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, ये 0 0 हो जाए तो क्या होगा भाई, यहाँ पर तो एक 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रो ऐसी हैं जिसकी सारी एंट्री 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए। तो मतलब ये जो 2 रोज हैं हमारी 0 वाली रोज हैं, तो इसकी रैंक हो जाती 2, सॉरी 2, हाँ 2 हो जाती है। यहाँ पर रैंक कितना होता 2। इस प्रकार से हम रैंक फाइंड करेंगे
ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।